स्टूडेंट, तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी स्पेस पर। तो आज हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 और हमने इससे पहले प्रमेय देख ली थी 6.3 और 6.4 6.5, जैसा कि आपको वीडियो अवेलेबल हो गई होगी। तो आज बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 पर, है ना। उसमें क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर सवाल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, है ना। देखो इसमें है, मैं एक बार बोल करके बता देता हूँ। ये जो आकृतियाँ दे रखी हैं सवाल नंबर 1 में, है ना। बताइए कि आकृति 6.34, है ना, यानी कि ये 6.34 के नाम से ही है और इसमें पार्ट हैं, यानी कि सवाल नंबर 1 2 3 इस तरीके से, है ना। तो उसके आगे दिया है दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं, है ना, यानी कि समरूप बताना है। डन। अब क्या उसमें यानी कि समरूपता जो कसौटी है उसको लिखना है ना। समरूपता की कसौटी को लिखना है कि किस समरूपता की कसौटी से ये मतलब सिद्ध हुए हैं या प्रूव हुए हैं, जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है ना, यानी कि जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। तथा साथ ही जो समरूप त्रिभुज है को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो सांकेतिक रूपों में बताना है। जैसे मान लो कोई ABC और PQR त्रिभुज है, तो ABC त्रिभुज ABC समरूप और त्रिभुज PQR, इस तरीके से सांकेतिक का ये मतलब होता है ना स्टूडेंट। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो मैं यहाँ से पहला वाला लिखता हूँ सवाल, पहले का पहला। डन। तो यहाँ पर है त्रिभुज है, 2 त्रिभुज दे रखे हैं। उससे पहले क्या करते हैं ना स्टूडेंट, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, यानी कि रिकैप देना चाहता हूँ प्रमेय नंबर 6.3 का, 6.4 का, 6.5 का, है ना। तो उससे पहले आप यहाँ पर मैं इसका रिकैप दे रहा हूँ। प्रमेय 6.3, है ना। तो यहाँ से देखो आप, तो यहाँ पर क्या है ना, प्रमेय 6.3 में मैंने आपको बताया था कि वो कसौटी जो है हमारी क्या है, ट्रिपल ए, है ना। ट्रिपल ए प्रमेय भी कहते हैं किसको, प्रमेय नंबर 6.3 को ट्रिपल ए। तो जैसा कि आपको उसमें जो हमारी वीडियो है प्रमेय की, यानी कि 6.3 6.4 6.5 के जो कवर फोटो होता है यूट्यूब पर, उसमें भी आपको लिखा हुआ देख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ से मैं बताऊँगा आपको ये ट्रिपल ए फॉर्म क्यों कहते हैं प्रमेय नंबर 6.3 को। तो यहाँ पर मान लो ये कोई 2 त्रिभुज हैं, ये 2 त्रिभुज हैं, एक छोटा एक बड़ा, है ना। तो यहाँ से AB और C, ये हो गया PQR। तो यहाँ पर ये त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर ये भी सेम है, मान लो ये क्या है, एक सिंबल से दिखा रहा हूँ 1 से, है ना, इसको 2 से और इसको 3 से, और इसको भी 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो समरूप होते हैं त्रिभुज, किससे, एंगल A इज इक्वल टू क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। जो शॉर्ट फॉर्म है आप ये देख लीजिए, है ना। बिना मतलब जो प्रूफ क्या होता है ना, तो जो उसका क्या है मूल है, यानी कि निष्कर्ष है, वो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये हो गया। अब ये जो है समीकरण 1 2 और 3, यानी कि इसका स्टेम है फिगर से कि समीकरण, यानी कि एंगल A इक्वल है P के, B इक्वल है Q के, C इक्वल है R के, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो है त्रिभुज ABC समरूप होता है किसके, त्रिभुज PQR के। क्यों हुआ ये, बाई एंगल 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 प्रॉपर्टी के। ठीक। अब जब ये त्रिभुज ना, एक बात याद रखना है यहाँ पर, जब त्रिभुज समरूप होता है ना, तो क्या होता है ना स्टूडेंट, ये जो होती हैं संगत भुजाएं, इनका अनुपात बराबर होता है। हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और जब सर्वांग सम होता है त्रिभुज, तो क्या होता है, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। अनुपात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान देना, मेरा जो साउंड है आवाज है तो उस पर ध्यान देना। जब समरूप होता है त्रिभुज तब क्या होता है, अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं का, और जब सर्वांग सम होता है त्रिभुज तब भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। की पॉइंट है ये। तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तब यहाँ से इसलिए ये हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये प्रमेय नंबर 6.3 को ए प्रमेय भी यानी कि एंगल प्रमेय भी कहते हैं। डन। यहाँ से देखो एक एक चीज और इसमें, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है मतलब समान है, दो त्रिभुज के दो एंगल है ना, दो कोण अगर बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, यदि यहाँ लिखो, यदि दो क्या, यदि दो कोण, ये दो है, यदि दो कोण बराबर हों तब क्या लगता है ना, तब क्या लगता है, एंगल। ये मान लो प्रॉपर्टी है, एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से इससे समरूप हो जाता है त्रिभुज। और जब ये दो कोण समरूप होते हैं, तीसरा जो कोण होता है ना, समरूप कह रहा हूँ, दो कोण जब बराबर होते हैं ना, तो तीसरा कोण त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का, वो स्वयं बराबर होते हैं, है ना। अब वो कैसे, ये देखो इधर बता रहा हूँ, है ना, यहाँ देखो, इसको मिटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक। पहले ये मैं आपको बता देता हूँ पूरे, पहले की पॉइंट। तो यहाँ से ये इस तरीके से देखो, मान लो ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। ये ए मैं क्यों कह रहा हूँ, ए इसलिए कह रहा हूँ कि अब एक त्रिभुज में अगर कोई दो कोण बराबर हैं तब तीसरा कोण मतलब खुद ब खुद बराबर होता है, या दो कोण जैसे मान लो इसमें कहूँ मैं, ये है 30 डिग्री, मान लो ये कहूँ मैं 40 डिग्री, है ना। तो यहाँ से ये जो होगा ना, अब ये भी 30 है अगर, तो ये भी 40 है अगर, ठीक। तो यहाँ से आपको पता है, चूंकि यहाँ पर भी ये इस तरीके से ले लो, मैं बता रहा हूँ आपको, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये आपको पहले ही पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से एंगल ए कितना है 30 डिग्री, प्लस बी कितना है 40 डिग्री, प्लस एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180, 4 दिन तक माइनस, तो ये 110। डन। अब ये यहाँ पर 110 हो जाएगा जैसा कि, और अगर ये 110 है तो ये भी स्वयं 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा त्रिभुज हमें स्वयं से पता चल जाता है। तो हम इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि कोई दो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब अगर दो एंगल भी बराबर दे रखे होंगे ना, तो उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये समरूप है ना। कहने का मतलब ये है। डन। तो यहाँ पर ये आपकी हुई पहली प्रॉपर्टी, कौन सी, प्रमेय नंबर 6.3 को ए क्यों कहते हैं। डन। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारी प्रमेय नंबर 6.4 थी, तो उसको कहते हैं साइड यानी कि ट्रिपल एस, है। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ, है ना, फिर यहीं पर बताऊंगा, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बता रखी है पूरी विस्तार के साथ विद प्रूफ। तो यहाँ से इसको भी मिटा दो अभी। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको प्रमेय 6.4, इसको हम कहते हैं ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। तो ये ट्रिपल एस प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं हम, तो ये देखो, अब यहाँ पर भी कोई दो त्रिभुज लो, तो मान लो यहाँ से ये दो त्रिभुज है ए बी सी, ये पी क्यू आर। डन। तो यहाँ पर है साइड। तो यहाँ से समरूप जब होता है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब समरूप होता है संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, और ये मान लीजिए क्या है, इसको 3, इसको 6, इसको 4, इसको 8। डन। तो यहाँ पर संगत भुजाएं देखो, यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ से क्या लेंगे हम पी क्यू। तो यहाँ पर देखो 2/4 है, तो ये 1/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर है अब बी सी अपॉन क्यू आर लेंगे, तो यहाँ पर 4/8, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। और यहाँ से क्या है ए सी, ये संगत भुजा होगी, ये पी आर, तो यहाँ से देखो अब 6/8, ये हो गया 1/2। डन। तो यहाँ से ये तीनों क्या है, समान है ना। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गई, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये कह सकता हूँ मैं ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर,
और ए सी अपॉन पी आर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब यहाँ से क्या कह दूंगा मैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्या है, समरूप का साइन है, चिन्ह है। डन। तो यहाँ से ये कह दिया मैंने इसलिए, है ना, त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। डन हो गया। अभी यहाँ से इसलिए साइड बाई साइड हो गई। तो आपको ये भी याद रखना है इसमें, है ना, इसमें ये याद रखना है आपको, ये और ये, यानी कि समरूप होता है जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उसमें क्या है, उसमें एंगल बराबर होते हैं सारे के सारे। डन। तो उसमें ये था। अब देख लो 6.5 देख लो जल्दी से, है ना। तो 6.5 बता देता हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। डन। यही था बस 6.4 में, है ना, जो हमने प्रूव किया था। और देखो यहाँ पे क्या है, प्रमेय नंबर 6.5। तो इसको क्या कहते हैं, SAS। डन। तो यहाँ से ऐसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साइड एंगल साइड, है ना, क्या है, साइड एंगल साइड। तो यहाँ से मान लो अगर ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी, और ये दूसरा ले लो पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये लीजिए 40 डिग्री, यहाँ पर ये लीजिए 40 डिग्री। डन। और यहाँ पर लीजिए क्या, यहाँ पर लीजिए आप, अब देखो यहाँ से ना ये जो है, जब ये होता है ना, ये प्रॉपर्टी कब लगती है, कब लगती है, जब अगर ये वाला जो कोण है, एंगल है ए, ये दिया हो ना, और क्या दिया हो, इसकी जो संगत भुजाएं, मतलब इससे जो जुड़ी भुजाएं हैं, किससे, 40 डिग्री से, एंगल ए से जो जुड़ी भुजाएं हैं, तो वही उन्हीं का अनुपात दे रखा हो, है ना। मान लो एक ले लेता हूं मैं 2, ये मान लीजिए 2 है। डन। और ये मान लीजिए 3 है ना, जैसे मान लेते हैं हम। और इसको 4 मान लो, इसको 6 मान लो। डन। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ मैं। अब ऐसे और ऐसा नहीं हो सकता। मान लो ए बी सी ये दो त्रिभुज हैं, और ये पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। अब यहाँ से मान लो ये 40 है और ये 40 डिग्री है, और यहाँ पर ये 2 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। तो इस तरीके से इसका और इसका अनुपात इस तरीके से नहीं ले सकते हैं। जो एंगल ए है 40 डिग्री, उसी से जो संबद्ध भुजाएं हैं उन्हीं का अनुपात होना चाहिए, जो भी होगा, है ना। तो इसलिए इस तरीके से नहीं लेंगे, इस तरीके से लेंगे। डन। अब देखो ये एंगल ए से संबद्ध भुजाएं हैं दोनों, ये एंगल पी से संबद्ध भुजाएं हैं दोनों। डन। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, हाँ, ए बी अनुपात क्या देखेंगे, पी क्यू देखेंगे। तो यहाँ पर 2 अपॉन क्या है 4, तो 1/2। और क्या है दूसरी ले लो, और इसी के बीच में एंगल भी आ गया है। तो पहले एंगल चाहे भुजाएं का अनुपात ही ले लो, ए सी अपॉन पी आर। डन। तो यहाँ पर 3/6, ये 1/2, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 और 3 से हम क्या कह देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्या स्टूडेंट, ये समरूप कब होता है, जब इससे संबद्ध भुजाएं दोनों बराबर हो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, जैसा मैंने आपको एक फिगर में बताया था, अलग अलग भुजाओं का अनुपात कभी इस तरीके से बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी नहीं लगेगी वहां पे, है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 के पहले पार्ट पर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है ना, इससे पहले वीडियो में विद प्रूफ समझाने की और आप एक रिकैप देने की। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो, अब पहले का पहला, तो मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ पहले, आप भी बनाओ मेरे साथ। तो यहाँ पर क्या करना है, ये मैं चाहूँ तो आपको बुक में दिखा करके कर सकता हूँ, लेकिन फिगर तो जरूरी है ना बनाना फिर भी स्टूडेंट। और यहाँ पर 80 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री, और यहाँ पर है ए से थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पर है ये सी डिग्री, ये हो गया पी क्यू आर, ये है 60 डिग्री, यहाँ पर है 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्लियरली दिख भी रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सवाल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको।
मैं बिल्कुल देखो आपको पूरा मतलब पीछे से बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आपको पूरा बेसिक बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, चाहे मुझे भले से ही देर लग जाए, है ना। मैं आपको सोचने विचारने का भी मौका देता हूँ वीडियो में। तो इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वहाँ पर मेरी मेहनत को भी ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। इस तरीके से मैं किसी अदर यूट्यूबर्स पर कमेंट नहीं करूँगा कोई भी, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है और तुम्हारी मेहनत पर भी विश्वास है। तुम भी अपने ऊपर विश्वास करो, है ना, और बोर्ड एग्जाम में झंडे गाड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर त्रिभुज ABC और PQR में समरूप सिद्ध करना है हमें, समरूप सिद्ध करना है और बताना भी है क्यों है। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है, देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, है ना, त्रिभुज PQR में ही ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये दे रखा है सीधे सीधे कि एंगल A इज इक्वल टू किसके हैं, एंगल P के 60 डिग्री, डन। और यहाँ से क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के, ये कितना है 80 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल टू किसके है, R के है, ये कितना है 40 डिग्री। अब देखो आपको स्वयं से पता चल गया होगा कि यहाँ पर एंगल 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 की बात हो रही है ना। ये भी एंगल है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी एंगल, थर्ड वाला भी एंगल। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज समरूप होंगे बताओ, ट्रिपल ए, है ना। तो ये आपने सोच ही लिया होगा। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर लिख देंगे हम किससे, ट्रिपल ए समरूपता के द्वारा, ट्रिपल ए द्वारा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में लिखना चाहें आप तो बाई ट्रिपल ए, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही हमें प्रूव करना था, ये सांकेतिक रूप होता है ना, किसका, समरूपता का सांकेतिक रूप होता है ये स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर ये होगा हमारा पहला सवाल। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अब देखिए मैं दूसरे सवाल का फिगर बनाता हूँ। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब यहाँ पर देखो भुजाओं का अनुपात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं दी हैं ना कि एंगल दिए हैं। तो यहाँ पर ये B है और ये R है, ये Q है, ये 4, ये 5, ये 6, डन। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पर चित्र से ऐसा लिख सकते हैं, डन, चित्र से। तो यहाँ पर AB, अगर AB और किसका लेना पड़ेगा हमें अनुपात, QR का, है ना स्टूडेंट, क्योंकि हमें यही AB और QR ही दिख रहे हैं जो मतलब पूरा पूरा कट सकता है, इसलिए, ठीक, AB अपॉन QR। तो यहाँ पर है 2/4। अब यहाँ पर देखो ये आ गया 1/2। अब यहाँ से देखो BC ले लो, है ना। अब BC लो, BC अपॉन क्या लेंगे हम, अब क्या लेंगे PR, है ना। यहाँ से 2.5/5, तो ये कितना हो गया 1/2। और देखो यहाँ से AC अपॉन यहाँ से लेंगे क्या, PQ। तो यहाँ से ये 3/6 और ये 1/2, ये 6 है। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 बार 2 और 3 से, तो यहाँ से ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज, अब देखो यहाँ से किससे शुरू करा हमने, ABC से, है ना, ABC से शुरू करा, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा। अब देखो यहाँ से किससे शुरू करा, अब इस तरीके से नहीं ले सकते हैं हम, यहाँ पर सांकेतिक रूप ही लिखना क्या है, इम्पोर्टेंट है ना, और उसी में गलती हो सकती है आपसे। अब यहाँ से अगर मैं ये लिख दूँ ना त्रिभुज PQR समरूप है, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट, है ना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज PQR नहीं लिखूंगा, है ना। तो यहाँ से जिस भी अनुपात लेना शुरू किया है ना वही लिखना है। तो ABC और यहाँ से लेना फिर QRP, है ना, किसके समरूप होगा ये, त्रिभुज QRP के। तो यही हमारा आंसर था, है ना। तो यहाँ से क्या होगा ना, PQR नहीं लेना है हमें, QRP लेना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। यही सांकेतिक रूप है, यही हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है सवाल में। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। अभी यहाँ पर है
ये तीसरा पार्ट में क्या दे रखा है, फिगर दे रखे हैं, इस तरीके से दे रखे हैं फिगर कुछ। ये है एल, ये एम, ये पी, ये 2.7 और ये 3, ये 2, और फिर दूसरा फिगर है यहाँ पर डी, ई, एफ, ये 6, ये 4, ये 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, भुजाएं दे रखी हैं, तो यहाँ पर भी भुजाओं का अनुपात देखना है, क्योंकि हमें समरूप सिद्ध करना है, और समरूप सिद्ध करना है तो हमें भुजाओं का अनुपात ही देखना पड़ेगा। मैंने ये आपको पहले ही बताया है ना, अभी रिकैप दे रहा था, तो कि जब समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पर यही देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब 2.7 है, 2.7 किस अनुपात है, अब अगर इसका देखें तो इससे है, और है ना, और 3 का देखें तो 6 से लेंगे। डन। तो यहाँ पर से देखते हैं, इसलिए अब यहाँ पर चलते हैं हम इधर से, है ना। तो यहाँ से ये देखो MPL, तो अगर MP का देखें हम तो किससे लेना पड़ेगा, MP का DE से लेना पड़ेगा। MP का किससे लेना पड़ेगा, DE से लेना पड़ेगा ना, MP अपॉन DE, तो ये 2/4 यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से देखो क्या लेना पड़ेगा हमें, PL लेंगे, तो PL में किसका लेना पड़ेगा हमें, DF का। तो यहाँ से PL कितना है 3, और ये कितना है DF 6, ये हो गया 1/2, है ना। तो यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से LM अपॉन क्या हो गया, अब ये लेंगे EF, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2.7/5। तो ये तो कटेगा नहीं स्टूडेंट, है ना, तो इसको इतना ही लिखा रहने देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हाँ यहाँ पर ये कह सकते हैं MP अपॉन DE इज इक्वल टू PL अपॉन DF डज नॉट इक्वल किसके, LM अपॉन EF। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो M त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज MPL, है ना, समरूप नहीं होगा, तो यहाँ पर अब जब समरूप नहीं होगा तो यहाँ पर सांकेतिक रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब देखो कैसे लिख सकते हैं, अब ये समरूप साइन है, इसको ऐसे करूँगा, है ना, तो यहाँ पर लैंग्वेज में ही लिख देते हैं। अतः त्रिभुज MPL और त्रिभुज क्या है, अब किस में लेंगे हम, DE और DEF, है ना। यहाँ से क्या ले लेंगे, MPL हो जाएगा ना, ऐसे चलेगा ना, MPL फिर LM लिया है हमने, है ना। इधर क्या लिया हमने DE, हाँ DE, और फिर DF लिया है, DEF। तो यहाँ से इस तरीके से कह सकते हैं MPL तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, यहाँ पर ये हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अतः उपरोक्त त्रिभुज समरूप नहीं है, तो ये लिख सकते हैं आप, है ना, नो डाउट। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, यदि आपने क्रम में पढ़ लिए हैं, है रिवीजन कर लिया, तो ये आपको पता चल गया होगा कि हमें समरूप जब सिद्ध करेंगे तो उससे पहले जो भी दे रखा होगा, संगत कोण बराबर होते हैं या संगत भुजाएं बराबर होती हैं, धन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ से अब इसमें दिया है फिगर MNL, तो देखो इस पर ध्यान देना, थोड़ा अच्छा सवाल है, और 2.5 डन। और यहाँ से ये क्या है P और QR, और यहाँ से 70 डिग्री, ये 5, ये 10, और यहाँ से क्या था, ये 5। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या दिया है, ये 70 डिग्री है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या दिया है, चित्र से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। ये तो चित्र से हमें दे रखा है, एंगल M इज इक्वल टू क्या है,
एम इज इक्वल टू क्यू है, ये आप आंसर लिख सकते हो बराबर 70 डिग्री। ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये अनुपात दे रखा है भुजाओं का, तो एम और एन का लेंगे किससे, पी क्यू से, तो एम एन 2.5/5, ये कितना हो गया 1/2 हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से एम एल का लेंगे किससे, क्यू आर से, तो यहाँ से क्या होगा क्यू आर या आर क्यू कह सकते हैं, हाँ यहाँ पर 5/10, तो यहाँ से क्या होगा 1/2, ये हो गया। अब देखो सांकेतिक रूप कैसे लिखेंगे इसका, है तो हमने कहाँ से लिया है, देखो कहाँ से शुरू किया हमने, ये एन एम एल यहाँ से शुरू किया है ना, एन एम एल, क्योंकि अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एस ए एस है ना, जो अभी आपको बताई थी, तो इसलिए त्रिभुज एन एम एल समरूप होंगे किसके, आर क्यू पी के, त्रिभुज आर क्यू पी के, यही लिखना है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट, ये जो समरूपता की जो ये है सांकेतिक रूप, हाँ यही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ, एन एम एल, क्योंकि एम बराबर है क्यू के, और यहाँ से शुरू किया हमने एन एम एल है ना, या एम एन है ना, तो ये तो कह सकते हैं ना, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ से ये समरूप हो जाता है किससे, बाई एस एस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से ये आपने सीखा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो ये देखो अपना फिफ्थ पार्ट ये रहा, हाँ ये फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फिगर है 80 डिग्री है, और ए और बी और सी, ये 2.5, ये 3, और दूसरा है ये है, तो यहाँ से ये दे रखा है एफ और डी, ये 5, ये 6, ये 80, और यहाँ से ई, और यहाँ से ये फिगर है हमारा 5वां। तो यहाँ से देखते हैं आपको चित्र से ये देखा हमने। अब देखो चित्र से क्या है, यहाँ पर ए बी अपॉन, ए बी किससे है, अपॉन 2.5 डी एफ, तो यहाँ से 2.5/5, ये क्या हो गया 1/2, और बी सी अपॉन ई एफ, ये 3/6, ये हाफ। अब एंगल ए भी दे रखा है यहाँ किसके, एंगल एफ है ना, तो यहाँ से ये हो गया इज इक्वल टू 80 डिग्री, दोनों सेम दे रखे हैं। तो यहाँ से अब हम कहेंगे इसको, तो ये किससे हो गया, ये भी इसमें आपको दिख रहा होगा बाई एस एस प्रॉपर्टी से ये प्रूफ हुआ है। तो यहाँ से अब क्या लेंगे, इसकी भुजा यानी जो समरूप लिखेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या लिखेंगे अब वो देखना है ना, वही हमारा क्या है इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा आप सोचो, और यहाँ पर हो जाएगा ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी लेंगे, या त्रिभुज बी ए सी है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी, और समरूप किसके हैं, बी ए सी और त्रिभुज, अब इसमें क्या ले लेंगे डी एफ ई, त्रिभुज डी एफ ई, यहाँ से ये क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा किससे, बाई एस एस प्रॉपर्टी। तो यहाँ से ये देखा आपने बी ए सी और क्या लिया हमने डी एफ ई, तो इससे समरूप हो जाएगा किससे, बाई एस एस प्रॉपर्टी से। और बाकी ये हमारी भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ गया है किसका, ए बी का अनुपात और बी सी का, और ई एफ का, ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ, ये डी एफ हो गई, और यहाँ से क्या हो गया बी सी अपॉन ई एफ हो गई, बी सी अपॉन ई एफ हो गई। तो इससे ये प्रूफ होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ये है हमारा 6, ये है हमारा 6, डी ई एफ, ये हो गया 80, हो गया 70,
और यहाँ से है 80, 30 और पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई किसी त्रिभुज में दो कोण दे रखे हों तो तीसरा हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से लिखो त्रिभुज डी एफ में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की कि तीनों त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ यहाँ से कितना आ जाता है 180, 8 7 15, ये हो जाता है 30 डिग्री एंगल एफ। डन, ये भी आपने यहाँ पर देखा। और इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल पी क्या हो जाएगा 8 3 11। तो यहाँ से देखो 180 माइनस 110, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री एंगल पी। तो एंगल पी कितना जाएगा 70 डिग्री। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से ये आपने देख लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हाँ इसमें भी लिख देता हूँ मैं 30 डिग्री। अब हमें प्रूव करना है इसको समरूप, तो समरूप सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से चित्र से अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो एंगल डी है वो एंगल पी के बराबर है, यानी कि 70 डिग्री है। और क्या है यहाँ पर एंगल ई जो है किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, 80 डिग्री है। और एंगल एफ जो है एंगल आर के बराबर है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर किससे, बाई एंगल प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है हमारा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सवाल नंबर 2 की तरफ। तो इसके हमने सारे पार्ट कर लिए हैं, एक एक करके सारे देख लिए हैं, है ना। तो यहाँ से अब चलते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरे से सवालों से स्टार्ट करता हूँ करना। तो यहाँ पर एक फिगर दिया है आकृति 6.35 है, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। इस तरीके से दो समांतर रेखाएं दी हैं और यहाँ पर ये दो तिर्यक रेखाएं हैं एक दूसरे को काटते हुए। और यहाँ से ये एंगल दिया है 125 डिग्री, और यहाँ पर है ओ है, और यहाँ पर है डी सी ए बी, और यहाँ पर एंगल डी दिया है 70 डिग्री, और यही दिए हैं और हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर जो दिया है वो लिखता हूँ, देखो हाँ, और जो हमसे पूछा है दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। और क्या दिया है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री है, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट करना है, हाँ हमें सिद्ध करना है, फाइंड करना है ना, सिद्ध करना है, फाइंड करना है, कुछ भी कह सकते हैं आप। एंगल डी ओ सी, हाँ क्वेश्चन मार्क, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैंने बुक ये रख दी है, आपको समझने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, पहले तो ये देखो ओ डी सी कहाँ पर है, ओ डी सी यानी कि ये त्रिभुज, और एंगल ओ बी ए कहाँ है, ये है ओ बी ए यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। और क्या दिया है, बी ओ सी कितना है 125 है। डन। अब यहाँ से सी डी ओ ये कितना है 70 डिग्री है, हमसे पूछा है ओ डी ओ सी। अब देखो जब भी ऐसे लिखा हो ना, तो जो बीच में अक्षर लिखा होता है ना, तो वो एंगल हमें निकालना पड़ता है, जो बीच में लिखा होता है। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ओ फाइंड करना है, इज इक्वल टू एंगल सी फाइंड करना है, इज इक्वल टू एंगल ए फाइंड करना है। इस तरीके से भी कहा जा सकता है। डन स्टूडेंट।
तो यहाँ से ये देखा, तो डी सी ओ फाइंड करना है हमें, ओ ए भी फाइंड करना है। डी सी ओ कहाँ पर है, डी सी ओ यानी कि एंगल सी फाइंड करना है, एंगल ओ फाइंड करना है और एंगल ए फाइंड करना है। डन। तो यहाँ से देखो मैं बताता हूँ अब आपको ये कैसे फाइंड करते हैं। अब ये आप देख पा रहे होंगे ये एंगल ये जो है ओ, ये कहाँ पर है 125 यहाँ पर है। हाँ ये, और यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, जब डी बी एक रेखा है। अब ये डी बी आप चित्र से देख पा रहे होंगे कैसी रेखा है, कैसी रेखा है, रीजू रेखा है, सरल रेखा है। हाँ 180 डिग्री की रेखा है। तो वही पर वही लिख रहे हैं अब हम यहाँ पर हल में। मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये ब्लू मार्कर हमारा ठीक से चल नहीं पा रहा है, आपको सर देखने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर सर चूंकि बी डी एक सरल रेखा है, अब हमें फाइंड क्या क्या करना है वो देख लो एक बार आप। ये ओ फाइंड करना है, ओ फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है, यानी कि एंगल ओ इधर ले लो, ये फाइंड करना है, और हमें एंगल ए फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखो मैंने फिगर में भी डोनोट कर दिया है क्या फाइंड करना है। तो यहाँ से बी डी एक सरल रेखा है। अब इसलिए क्या कहेंगे, अब बी डी पे जो बने कोण होंगे वो कैसे होंगे, 180 डिग्री के होंगे। हाँ तो मैं ऐसा नाम दे देता हूँ, मान लो अभी यहाँ पर एक्स, क्या नाम दे दिया मैंने, एक्स। यहाँ पर ब्लू मार्कर यूज करता हूँ, चलो एक्स, इसको दे दो वाई, इसको दे दो जेड। डन। तो ये हमें फाइंड करना है। तो एक्स वाई जेड जो होंगे वो होगा एंगल डी ओ सी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसको मैंने नाम दिया है एंगल एक्स, इसको मैंने नाम दिया डी सी को एंगल वाई, और इसको नाम दिया मैंने एंगल जेड, है ना। तो इससे ये लिखा मैंने ये फिगर से, ठीक है भाई। तो इतना आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से बी डी एक सरल रेखा है, इसलिए क्या होगा x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी आप समझ पा रहे होंगे। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 125। अब यहाँ से क्या होगा, ये कितना माइनस हो जाएगा, बचेगा ये 55 डिग्री। x इज इक्वल टू 55 डिग्री आ गया, किससे, रिजु रेखा है चूंकि बी डी। डन। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 55 डिग्री आ गया। अब जब 55 डिग्री आ गया, देखो यहाँ से ये जो है इधर लिखता हूँ मैं एरो लगा के, ये आ गया 55 डिग्री हमारा, ये आ गया हमारा 55 डिग्री। अब त्रिभुज डी ओ सी का हो, है ना, या डी सी ओ कह दो, है ना, क्योंकि डी सी ओ कहना उचित रहेगा क्योंकि हमें निकालना है डी सी ओ। तो त्रिभुज, इसलिए या तथा लिखो यहाँ, तथा त्रिभुज डी सी ओ में। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज डी सी ओ में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर से बराबर 180 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो एंगल डी कितना है 70 डिग्री है, प्लस क्या है एंगल सी हमें फाइंड करना है। एंगल सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बाई लिख सकते हैं क्योंकि हमने दे दिया है उसका नामकरण। और ओ एंगल ओ कितना आया हमारा 55 डिग्री आया, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। डन। तो यहाँ से ये देखा हमने। अब यहाँ से एंगल बाई ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 7 5 12 125 डिग्री। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री एंगल बाई, है ना। तो यहाँ से जब भी ऐसा होता है ना, तब भी हमें यही देखना पड़ता है क्योंकि ये समरूप दिया भी था ओ डी सी और ओ बी ए, ओ डी सी और ओ बी ए। तो जब ये समरूप दिया होता है तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं जब समरूप होता है ना। तो ये आपने देखा है कि संगत कोण जब बराबर होते हैं क्या तो समरूप होता है, और जब समरूप होता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो जब संगत कोण बराबर होते हैं तो उसी से मैंने लिखा है ये त्रिभुज डी सी ओ में, है ना, क्योंकि जब मैंने निकाल लिया क्या एंगल ओ फाइंड कर लिया ना मैंने, तब ये लिखा मैंने। अब इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ये फाइंड कर चुके हैं कि मतलब जो प्रमेय में भी देख चुके हैं, है ना। कहने का तात्पर्य है कि प्रमेय में भी देख चुके हैं जब किन्हीं दो, ये अलग से बना के दिखा देता हूँ, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा
प्रतिच्छेद करती है। मैंने आपको प्रमेय 6.5 या 6.4 जब कर रहा था, समझा रहा था, तो वहाँ पर क्या आया था, संगत कोण आ रहे थे बार बार। तो मैंने संगत कोण की डेफिनेशन भी बताई थी आपको, और क्या बताया था, एकांतर कोण क्या होते हैं ये भी बताया था। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके जो विपरीत एंगल में बने कोण होते हैं ना, अब मान लो जैसे इसमें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, हाँ इस तरीके से, हाँ जो ये इस तरीके से बना हुआ है कुछ, हाँ, और जो हमें निकालना है ये वाला, तो वो कुछ इस तरीके से निकालना है। तो ये जो हो जाते हैं हमारे एकांतर कोण हो जाते हैं। डन स्टूडेंट। तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए एंगल वाई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल जेड के, और ये कितना है 55 डिग्री। और ये किससे हुआ, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। तो ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर से हमने तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। क्या क्या जो हमने निकालने थे, हमने निकाला एंगल एक्स, एंगल एक्स निकाला हमने 55 डिग्री, एंगल वाई निकाला हमने 55 डिग्री, एंगल जेड निकाला हमने 55 डिग्री। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं तीनों 55 डिग्री, 55 डिग्री, और ये भी 55 डिग्री। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं। अब हम चलते हैं हमने तीसरे सवाल की तरफ। हाँ, तो ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में मैं सफल हुआ होऊंगा और आपके अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो उसमें देखते हैं क्या है। तो तीनों ही इसमें कितने आ गए, 55 डिग्री के आ गए हैं। अब देखो जल्दी से यहाँ से तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है, ये है, यहाँ पर एक समलंब दिया हुआ है, तो मैं फिगर बनाता हूँ, फिर इसको हल करते हैं। समलंब कुछ इस तरीके से हमने प्रमेय में भी मतलब 6.2 में बनाया था। हाँ, तो यहाँ से ए बी सी डी एक समलंब है जिसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये समलंब है जिसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये ए बी और डी सी के समांतर दे रखी है। तो यहाँ पर लिखता हूँ दिया है ए बी समांतर है सी डी के, हैं ये डी सी बोल दो जो इसमें दे रखा है, और ए सी एंड बी डी प्रतिच्छेद करते हैं किस पर, प्रतिच्छेद ओ पर। डन। तो यहाँ से हो जाता है। और क्या है, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है, हाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो देखो यहाँ पे ये हमें दिया है, हाँ जो मैंने लिखा और जो सिद्ध करना है वो भी लिखा। अब यहाँ पर से देखो फिगर में क्या समझ में आता है आपको। तो यहाँ पर ए बी और सी डी समांतर भुजाएं दे रखी हैं। डन। तो यहाँ पर बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, और हमें सिद्ध करना है ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब समांतर रेखाएं दी होती हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे, जब समांतर रेखाएं दी होती हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक बार याद करो थेल्स थ्योरम के माध्यम से कि उनकी संगत जो भुजाएं होती हैं, किसके, त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं, तो वो क्या होती हैं आपस में, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है बराबर, है ना। तो यहाँ पर ये बराबर होता है, और जब ये होती हैं ए बी और सी डी बराबर होती हैं, और यहाँ से सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए ये दर्शाना है ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। तो यहाँ पर क्या होगा ये देख लो, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि समरूप होंगे। डन है स्टूडेंट, ये आप समझ पा रहे होंगे, ये समरूप होंगे। और उससे भी पहले क्या होगा, अब जब ये समांतर है ना, ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये अगर मैं आगे आगे बढ़ा दूं, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, इसको आगे आगे बढ़ा देता हूं मैं, इसको भी आगे आगे बढ़ा देता हूं मैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको फिगर कहाँ तक बनाना है, जो मैंने अभी बनाया था रेखाएं बढ़ाने से पहले वहाँ तक ही बनाना है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डन। तो इसको
अन्यथा मत लीजिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये रेखाएं बढ़ा करके समलंब इतना ही होता है, इस तरीके से कोई आकृति समलंब नहीं होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंगल है, क्योंकि ये जो समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं के बीच में बने कोण, या अब इसको एक तिर्यक रेखा ही तो कहेंगे, ये भी एक तिर्यक रेखा है, इसको भी आगे आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, चूंकि ए बी और सी डी क्या है, समरूप है। और यहाँ पर एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण से। और ये जो एंगल ओ है ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको भी लिख सकते हैं आप। डन। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ पर हल लिखता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, हाँ, चूंकि ए बी समांतर है डी सी के। डन। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी समांतर है सी डी के, तो यहाँ से क्या होगा, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी के, किससे, एकांतर कोण से। बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के, ये भी किससे होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। डन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लो, एंगल ओ बराबर एंगल ओ, ये किससे बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख। तो यहाँ से देखो तीनों एंगल आ चुके हैं, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज क्या होगा, बोलो, COD या DOC ले लो, COD ही DOC ले लो, है ना। त्रिभुज DOC क्या हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज AOB यहाँ से ये कहो तथा की जगह समरूप है त्रिभुज DOC के। ये किससे हुआ, बाई एंगल प्रॉपर्टीज है। ये यहाँ पर अगर एंगल ओ को नहीं लेते शीर्षाभिमुख तो यहाँ से भी कह सकते थे आप, किससे, प्रॉपर्टी से, ए यानी कि एंगल प्रॉपर्टी से, डबल ए से। डन। डबल ए भी मान्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था रिकैप में भी। डन। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये हो गए समरूप तो इनकी संगत भुजाओं का क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। हाँ, तो ये भी आपने देखा, यानी कि प्रमेय में भी देखा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ओए तो लेंगे, ओ है ना, AO या OA। तो यहाँ से अगर CDO लेते तो कुछ भी आता, तो यहाँ से OC, ये किसके बराबर हो जाएगा, OC के। OA क्योंकि O है, AO नहीं लेंगे, OA लेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है OA प्रूफ करना है। OA अपॉन क्या हो जाएगा, OC प्रूफ हो जाएगा। हाँ, AO अपॉन DO या AO अपॉन DO या क्या हो जाएगा यहाँ से, OB अपॉन क्या, OC, OB अपॉन OC। और क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या ले सकते हैं, AB अपॉन CD। ये जो होते हैं संगत भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले समरूप आया ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, तो यहाँ, तो यहाँ से लिखेंगे AO अपॉन क्या, AO अपॉन OD, AO अपॉन या DO लिखो, क्योंकि इसको AO अपॉन DO लिखा है। और इसको क्या लिखेंगे, OB अपॉन OC बराबर AB अपॉन CD, हाँ, AB अपॉन DC। डन स्टूडेंट। यहाँ से क्या होगा, OA अपॉन OC और यहाँ से OB अपॉन OD है, ये हो गया OB अपॉन, अगर इसकी इस तरीके से, हाँ, हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो संगत भुजाएं हैं, अब संगत भुजाएं कौन कौन सी होगी, एक मिनट स्टूडेंट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने, हाँ, यहाँ से संगत भुजाएं देखो, यहाँ से OA अपॉन OC और यहाँ से क्या होगा, OB अपॉन OD। अब वही ना ये संगत भुजाएं, तो अब वही ना संगत भुजाएं, ये त्रिभुज AOB में और CDO में देखो, यहाँ से त्रिभुज AOB में और CDO में संगत भुजाएं AO अपॉन OC, OB अपॉन OD, ये होगी। तो हमें यहाँ से ये तीनों भुजाएं और AB इज इक्वल टू, यानी कि AB अपॉन CD ये मिल गई। तो हमें यहाँ तीनों तो भुजाएं चाहिए नहीं, हमें ये चाहिए खाली ये दोनों, कौन कौन सी, ये दोनों। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD।
तो यहाँ से ना क्या होता है ना स्टूडेंट, यहाँ से प्रॉपर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ। डन। तो यहाँ से बस इतना दिखाना था कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए इसको क्या करना था, प्रूव करना था। हाँ, तो मैंने ये आपको बताया एकांतर कोण ये हो जाएंगे, और ये बाई ट्रिपल ए से क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज। और जब समरूप हो जाएंगे तो इस तरीके से समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है भाई। हाँ, तो ये भी देखा हमने। तो इसलिए हमें ए बी अपॉन सी डी तक तो चाहिए नहीं था, हमें दो भुजाएं चाहिए थी, तो दो भुजाएं ले ली, हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ से ये हो जाता है अपना तीसरा सवाल। हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना है, और अगर कुछ भी समझना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ। लेकिन आप लोगों की कोई कमेंट आती नहीं है स्टूडेंट, आपको पहली बार में ही समझ में आ जाता है। हाँ, मेरा समझाया हुआ ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप समझते रहो, पढ़ते रहो, है ना, इतना ही कहना चाहूँगा। और यहाँ से अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये है हमारा फोर्थ पार्ट। तो यहाँ से देखो फिगर बनाता हूँ इधर 6.36। तो ये हो जाएगी आकृति हमारी 6.36। थोड़ा ये ठीक से बनाते हैं इस तरीके से। हाँ, तो यहाँ से ये है, और ये है ये, और यहाँ से एंगल बन दे रखा है ये, और एंगल 2 ये दे रखा है, और यहाँ से Q है, ये P है, ये T है, और यहाँ से R है, और यहाँ से ये S है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो दिया गया है, वो लिखता हूँ मैं पहले। दिया है, यहाँ से दिया है QR अपॉन QS और QT अपॉन PR। डन। और इसलिए और तथा लिखता हूँ एंगल 1 है, एंगल 2 के बराबर है। अब यहाँ पर दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो देखो अब यहाँ पे अब फिगर में देखना है आपको। डन। यहाँ पर फिगर में देखना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इन्होंने दिया है एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। हाँ, और ये जो भुजाएं QR अपॉन किसके है, QS के, और QT किसके अपॉन में है, QT है ना, QT और PR है ये। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, QT अपॉन PR दे रखी है भाई, और QR अपॉन QS दे रखा है भाई। ये दे रखे हैं भुजाएं का अनुपात, और ये दे रखे हैं एंगल, और हमें समरूप क्या करना है, सिर्फ त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR ये दे रखा है। तो यहाँ से इसलिए अब हल में लिखो, हल में हाँ, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR प्रूव करना है, तो इसी में ले लो त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। ये आप बार बार करोगे ना तो आपको कहते हैं, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देखते ही बता दोगे कि कैसे प्रूव हो रहा है ये, या हमें इसका अगला स्टेप क्या करना है। हाँ, तो लेकिन आएंगे ये प्रैक्टिस से ही भाई। हाँ, तो यहाँ से इतना ध्यान रखना, इसलिए प्रैक्टिस करो दबा के। अब हो जाने के बाद हाँ मैं बता दूंगा आपको, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है आपको। तो त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में, अब देखो त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में, तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर दिया है एंगल 1 और 2 ये दिया है, तो इसी से हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। 1 ये है, 2 ये है, 1 और 2 एंगल ये देख पा रहे होंगे आप, ये किस में है, PQS में है, और ये किस में है, ये TQR में है, एंगल 2। और यहाँ पर क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात भी दिया है भाई। तो यहाँ से देखो, अब ये एक चीज़ देखो आप लोग, यहाँ पर QR है, QS है, तो यहाँ पर QR है अपॉन QS। ये जब त्रिभुज बराबर होते हैं ना, यानी कि एंगल बराबर होते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 ये दिया है ना हमें, तो एंगल 1 और 2 जब दिया हुआ है ना, तो जो इसकी संगत भुजाएं ये जो होती हैं ना, तो ये भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ये इसके PR और QP
पी आर डबल साइन लग गया, इसमें मिला देते हैं डबल, हाँ पी आर और पी क्यू क्या होंगे, बराबर होंगे, पी आर और पी क्यू बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो ये हो गया, तो इस तरीके से यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो बाद में, इसको मैं लिखता हूँ पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, चूंकि एंगल 1 और 2 बराबर है इसलिए, ठीक। ये यहाँ पर ये हो गया पी आर और पी क्यू। अब देखो इनकी क्या है, संगत भुजाएं लो, संगत भुजाएं पी एंगल 1 और एंगल 2। तो यहाँ पर से अब जब ये हो जाता है तो यहाँ से इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, यहाँ से ये होंगी, यहाँ से ये पी आर की ये हो गया क्यू आर, क्यू आर देखो कहाँ पर है, ये वैसे भी हमें दिया है, इसको यूज कर लेना चाहिए हमें डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यानी कि पूरा डिटेल में। क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि बड़ा त्रिभुज है, कौन सा बड़ा त्रिभुज है, टी क्यू आर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और पी क्यू एस, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये हो गया, क्या हो गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस। अब इधर देखो क्यू टी अपॉन क्यू पी लेंगे, हाँ क्या लेंगे, क्यू टी अपॉन क्यू पी लेंगे, क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये यही तो हुआ, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये लेंगे। तो यहाँ से ये आ गया। अब चूंकि अब देखो यहाँ पर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। अब ये जो क्यू पी है देखो, इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, क्यू पी की जगह क्या रखूँगा, क्यू पी की जगह क्या रख सकता हूँ, पी आर रख सकता हूँ, पी आर, पी आर, ये इसको मैं देता हूँ समीकरण 1 देता हूँ, हाँ। तो यहाँ से ये लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से आया, डन। तो यहाँ से ये है, अब देखो यहाँ पर से सिद्ध करना है ये हमें, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाएगा, हाँ समीकरण। अब इसको समीकरण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एंगल बराबर हो गए हैं और भुजाएं भी बराबर हो गई हैं, इनका अनुपात, डन। तो यहाँ से क्या होगा ये, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अब ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये इससे हुआ, किससे, एस ए एस, देखो ये एंगल है 1, एंगल 1 और 2, और ये जो है भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात है, ठीक। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बाई एस ए एस प्रॉपर्टी से, ठीक। तो यही तो हमें लाना था, यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, हाँ। तो यही तो हमें लाना था, प्रूव करना था कि ये समरूप हो गए, तो ये समरूप हमने प्रूव कर चुके हैं, डन। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे होगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ, है ना। अब सवाल नंबर 5 की तरफ, तो यहाँ से दिया है, हाँ जो दिया है वो लिखता हूँ पहले, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, वहाँ कोई त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी हैं, ये टी है। अब इसको मैंने मिला दिया, डन। एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये दिया है, और यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर से देखो अब क्या लेंगे, आर पी क्यू है, आर पी क्यू ये हो गया, आर टी एस ये हो गया। तो यहाँ पर से ध्यान से देखो, ये हमें दिया है, समीकरण नंबर आप 1 दे सकते हो इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हल में त्रिभुज आर
पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। तो यहाँ से देखो क्या लेंगे अब हम, तो देखो यहाँ से एंगल पी और एंगल टी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है आर टी एस की जगह। तो यहाँ से ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2 कह दो इसको, और ये है दिया है। तो इसमें कुछ नहीं है, हाँ बस फिगर बनाना था हमें। और क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, ये आर पी क्यू आर टी एस को समरूप करना है, उसी के लिए हम सारा काम हम कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो जल्दी देखो, यहाँ से एंगल आर और एंगल आर क्या है, कॉमन है, क्योंकि हम क्या लेंगे, आर पी क्यू लेंगे और आर टी एस लेंगे, तब दोनों में क्या आ रहा है हमारा, एंगल आर जो आ रहा है कॉमन आ रहा है। एंगल आर ये इसको कह दो समीकरण नंबर 3, ये क्या हो जाएगा, ओबेनिस्ट। ये कह दिया देखो मैंने ओबेनिस्ट, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू, है ना, समरूप त्रिभुज आर टी एस, किससे, बाई ए प्रॉपर्टी से। डन, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से क्या हो गया, ये आंसर। तो ये भी आपको समझ में आया, वो छोटा सा सवाल था। और हम देखते हैं अपना 6 सवाल। ठीक, तो ये किससे हुआ, भाई ए यानी कि एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको ये समझ में आ गया होगा। एक हमें दिया था, एक हमने अपने माइंड से देखा, अपनी आंखों से देखा कि एंगल आर ओबेनिस्ट है, तो उससे हमने बाई ए प्रॉपर्टी से इसको क्या कर दिया, समरूप कर दिया। अब देखते हैं हम अपना छठा सवाल। तो देखो छठे में क्या दिया है, छठे में क्या दिया है, छठे में 6.37 आकृति है, जो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये है, ये ए बी सी दिया है, और ये डी, ये इस तरीके, ये इधर आगे मिल रखी है, इधर आगे मिल रखी है, डी ई है। अब यहाँ से देखो दिया है त्रिभुज ए बी ई समरूप सर्वांग कभी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी, और यहाँ से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो देखो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखो, चूंकि यहाँ पर लिखूंगा चूंकि, तो यहाँ पर हमें पहले बता देता हूँ आपको फिगर में क्या दिया है। तो ये हमें एक फिगर दिया है त्रिभुज ए बी सी, और उसी के अंदर फिर डी ई एक पॉइंट दिए हैं, और इनको मिला दिया है रेखाओं को। ठीक, तो यहाँ से त्रिभुज 2 बन जाते हैं अलग अलग, ए डी ई और ए बी सी, ये त्रिभुज बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ से ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, इसको समरूप सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ से चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि जब सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, हाँ, और जब समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ से देखो ए बी जरूरत पड़ने पर हम यूज करेंगे, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए सी के बराबर हो जाएगी, और ये क्या हो गया, ए बी और ए सी, और बी बी ई किसके बराबर होगी, सी डी के, ये हो गया, और डी ई बराबर किसके होगी, बी सी। ये हो जाएगा जब सर्वांग दे रखी होती हैं तब। तो यहाँ से ये देखो, ये देखा हमने, है ना। अब हम चलते हैं, हमें जो सिद्ध करना है इसमें ए डी ई त्रिभुज ए बी सी में प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखो इसलिए त्रिभुज ए डी ई में ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो ये इसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ए डी ई और ए बी सी जब ले रहे हैं हम, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए ओबेनिस्ट है, ओबेनिस्ट ये हो जाता है, हाँ। तो यहाँ से ये हो जाता है एंगल ए ओबेनिस्ट हो जाता है। और किससे करेंगे हम समरूप इसको, बताओ जल्दी, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, ये लिया हमने, है ना। ये था हमारा सवाल नंबर 6।
हाँ, 1 मिनट इसमें इंक डाल लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट में। हाँ, तो इंक डालते हैं इसमें। तो ये इंक डाल चुकी है अब इंस्ट्रूमेंट। तो एंगल ए फिनिश्ड हो गया यहाँ पर, यहाँ तक आपने देख लिया। अब ये क्या है, यहाँ पर समरूप और ये सर्वांग है, ये त्रिभुज, ये तीनों भुजाएं बराबर है ना। तो ये जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो देखो यहाँ से अब ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ई सी ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कि क्या, संगत भुजाएं। ए डी अपॉन ए बी, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, देखो हाँ, ए डी ई और ए बी सी। डन। तो यहाँ से देखो ए डी अपॉन ए बी बराबर हो गई ए ई अपॉन ए सी के। डन। ए ई अपॉन ए सी के, ये बराबर हो गई। अब यहाँ से देखो ये समीकरण नंबर कौन सा कह देंगे हम, 1 और इसको 2। तो ये किससे हो जाएगा, बाई एस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अभी ये क्यों लिया हमने स्टूडेंट, क्योंकि इसमें ना एंगल ए जो है ना कॉमन है, और जब एंगल ए जब कॉमन आ गया, हाँ, तो जो संगत भुजाएं होती हैं, जब कॉमन होता है किसी त्रिभुज में कोई एंगल कॉमन होता है, तो जो संगत भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो इसलिए ये समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ से ये यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 से, तो ये समरूप हो गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो यहाँ से बस ये लिख दो, किससे हुआ ये, बाई एस प्रॉपर्टी से। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये आपने देखे अपने 6 सवाल, ये जो मिलेंगे आपको पार्ट 1 में मिलेंगे। हाँ, तो समय का अभाव होने के कारण हम इसको यहीं पर रोकते हैं आज क्लास को। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 6.3 में ही 7वें सवाल से स्टूडेंट। हाँ, तो तब तक के लिए आप मुझे क्या देंगे, विदा कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। तब तक आप क्या करना, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो स्टूडेंट। जय हिंद।